हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आपका जो आगामी रीट का एग्ज़ाम है, आशा करते हैं आपने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो आज की क्लास में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उन पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि रीट का एग्ज़ाम किस स्तर का होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है तो आपका यहाँ से रिविज़न भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी क्वेश्चन के माध्यम से आपको टॉपिक को क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उन सभी को वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, जो क्लास है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, तो हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है रीट एग्जाम में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। तो हमको बताना है किस तरह से होता है। जो किशोरावस्था होती है उसको टीन एज बोलते हैं। तो उसमें बच्चे का जो होता है मानसिक और बौद्धिक विकास किस प्रकार का होता है। तो हमको हर एक ऑप्शन को देखना है। बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, जो किशोरावस्था है इसको स्टेनली हॉल ने क्या बोला है, तूफानी अवस्था बोला है। क्या बोला है, तूफानी अवस्था बोला है। तो वहाँ से भी आप कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बच्चे क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। तो बहुत अधिक क्रियाशीलता के साथ बहुत अधिक मात्रा में सीखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दूसरी जो है, जॉन डीवी के अनुसार बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो बच्चे निम्न में से किस तरीके से बेहतर सीखते हैं। तो देखिए, जो जॉन डीवी थे उन्होंने टीचिंग मेथड्स पे काम किया था। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने शिक्षण को क्या बोला, त्रिमुखी बताया। कैसा बताया, त्रिमुखी बताया। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, त्रिमुखी बताया। एक बताया शिक्षक, दूसरे पे क्या बताया स्टूडेंट, और तीसरे पे क्या बताया, सिलेबस बताया। तो क्या हुआ, ये तीनों ही आपस में इन्होंने कोरिलेट किया। इन्होंने बताया टीचर जो होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जो बच्चा होता है डिपेंडेंट। इसके अलावा जो सिलेबस होता है वो कैसा होता है, मध्यचर होता है या मीडिएटर का काम करता है। तो देखिए, जो इनके अनुसार है बच्चा सीखने का तरीका कैसा होना चाहिए या किस तरीके से बच्चे बेहतर सीखते हैं। तो इनका कहना था अभ्यास करके। क्या कहना था इनका, अभ्यास करके। तो जॉन डीबी के अनुसार बच्चा अभ्यास करके बेहतर तरीके से सीखता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, जो अभ्यास और त्रुटि का नियम था वो किसने दिया था, आपको बता दें तो वो नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या है, अभ्यास करके बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है, हमको बताना है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला, तो अधिगम होता है शिक्षक जो है बेसिकली किस प्रकार से कराता है जिससे कि अधिगम अधिक प्रभावित हो सके। तो देखिए, हर एक ऑप्शन को देखेंगे। इच्छा शक्ति, अभ्यास करके, या ज्ञात से अज्ञात की ओर, या प्रस्तुतिकरण। तो देखिए, इसमें जो शिक्षक होता है, शिक्षक क्या करता है, प्रस्तुतिकरण क्या करता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक प्रस्तुतिकरण करता है। देखिए, बच्चा जो होता है, बच्चा तो खुद ब खुद किताब से भी देख के पढ़ सकता है, लेकिन टीचर क्या होता है, उसका प्रस्तुतिकरण करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसे और सरल बना के क्या करता है, चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। तो क्या करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, एक विद्यालय शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है। तब वो क्या जान लेता है, हमको बताना है कि शिक्षक जो है प्रभावी बन सके और सफल बन सके। तो शिक्षक की प्रमुख विधियां या बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या शिक्षा की संकल्पना। तो देखिए, प्रभावी और सफल जब शिक्षा अधिगम है कैसे बन सकता है, वो तभी बन सकता है जब शिक्षक बच्चे के बारे में जान जाए कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 5 देखेंगे, किस अवस्था में शारीरिक
वृद्धि तीव्र होती है हमको बताना है। तो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष के लिए, इसको इन्फेंसी बोलते हैं। दूसरी होती है बाल्यावस्था जो कि 3 से 12 वर्ष के लिए होती है। फिर उसके बाद किशोरावस्था आती है जो कि 13 से कितनी होती है? 13 से 18 वर्ष की होती है। फिर 18 से ऊपर वाली कौन सी होती है? प्रौढ़ावस्था होती है। तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं होती हैं। तो हमको बताना है किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि जो है तीव्र होती है। तो देखिए आपने आसपास में अपने बच्चों को देखा होगा, जो आसपास के बच्चे होते हैं उन पर आपने नोटिस किया होगा, जब बच्चा छोटा होता है 0 से 2 वर्ष का, तो उसमें वृद्धि सबसे तेज़ देखने को मिलती है। अगर वो लगातार जीवन प्रतिदिन ऐसा बढ़ता है, सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा वो। लेकिन वो वृद्धि होती है सबसे ज़्यादा तेज कब होती है? शैशवावस्था में। उसके बाद धीमे हो जाती है, फिर किशोरावस्था के बाद धीरे धीरे रुक जाती है। तो सबसे तेज वृद्धि किसमें होती है? शैशवावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का गुण है हमको बताना है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कौन सी होती है? जिनको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन से उसके गुण हैं। तो अधिक वस्तुनिष्ठता, देखिए अधिक वस्तुनिष्ठता होती है क्योंकि उसको चाहे कोई भी एग्जामिनर चेक करे, लेकिन क्या होगा, उसका आंसर भी वही रहेगा। और चाहे कोई भी एग्जामिनर चेक करता है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वो 1 ही नंबर मिलेगा, चाहे वो कोई भी एग्जामिनर चेक करे। अधिक विश्वासी होती है, अधिक समग्रता होती है। तो तीनों ही सही हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो होती हैं, इन पर विश्वास भी ज़्यादा कर सकते हैं और समग्रता भी होती है। चाहे वो कोई भी एग्जामिनर हो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी चेक करेगा, लेकिन उसका आंसर क्या करेगा? वही रहेगा और नंबर भी उतने ही रहेंगे। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है? विद्यालय की घंटी बजते ही सड़क पर चलने वाले लोगों में से उस विद्यालय में पढ़ने वाले बालक दौड़ते हैं, ये अधिगम प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए जैसे क्या होता है, सड़क पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन जैसे विद्यालय की घंटी बजती है, जो उस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वो घंटी की आवाज़ सुनते ही क्या करते हैं? दौड़ने लगते हैं विद्यालय की ओर। तो देखिए ये किस प्रकार का अधिगम का प्रकार है, हमको बताना है। तो अधिगम का प्रकार बताना है, तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी थ्योरी है? यहाँ पे पावलोव की थ्योरी है। पावलोव की थ्योरी है कौन सी है? उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम यहाँ पे होगा। क्या होगा? उद्दीपक को देखते ही पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। क्या किया था? कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था? कुत्ते को उद्दीपन दिया था, उससे वो क्या करता था? अनुक्रिया करने लगता था, लार टपकाने लगता था। तो उसी प्रकार से जैसे ही बेल बजेगी, बच्चे की ऐसी आदत डाल दी जाती है, ऐसा उद्दीपन दिया जाता है, ऐसा अनुक्रिया उनका बना दिया जाता है कि घंटी बजते ही बच्चे क्या करते हैं? विद्यालय की ओर दौड़ने लगते हैं। तो क्या होता है? उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, शिशु संचार करना सीखता है। तो शिशु जो है कम्युनिकेशन कैसे सीखता है या कैसे कम्युनिकेट करता है? तो शिशु होता है, जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं? देखिए उनके लिए क्या करते हैं, जब आपने नोटिस किया होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर तरह तरह के संकेत करते हैं, तरह तरह की ऐसे इशारे करके उनको सिखाते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? हाव भाव से सीखते हैं। हाव भाव गेस्चर का उपयोग करके बच्चे जो हैं सीखते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, भारत में कार चलाने के बाद अमेरिका में कार चलाना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है, हमको बताना है। देखिए भारत में क्या होता है, भारत में जब कार चलाते हैं तो ड्राइविंग सीट होती है राइट साइड में होती है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अमेरिका में क्या होता है? लेफ्ट सीट पे क्या होता है? ड्राइविंग सीट होती है। तो इस प्रकार से जो रूल होते हैं कार चलाने के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का उदाहरण कैसा होता है? नकारात्मक अंतरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि नियम वहाँ पे बदल जाते हैं, तो इसलिए नकारात्मक अंतरण का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, चौराहे पर लाल बत्ती को देखकर वाहन को रुकना अधिगम का कौन सा प्रकार है, हमको बताना है। देखिए क्या होता है, जब चौराहे पे 3 प्रकार के सिग्नल होते हैं, रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है। जब व्यक्ति लाल बत्ती को देख के क्या करता है? रुक जाता है। तो क्या उसको संकेत प्राप्त होता है? वो संकेतों के माध्यम से समझ जाता है। तो किस प्रकार का हो गया? संकेत अधिगम हो जाएगा। तो अधिगम किस प्रकार का हो गया? संकेत अधिगम, क्योंकि हमको वहाँ पे संकेत मिल रहा है कि हमको रुकना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, बच्चों के शिक्षा के स्तर का प्रभाव सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस अवस्था पर पड़ता है? तो हमको कुछ अवस्थाएं दी गई, इनके आधार पर बताना है किस अवस्था में जो शिक्षा का स्तर होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो देखिए जो ये अवस्थाएं दी गई हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं? ये जीन पियाजे के द्वारा
दी गई हैं। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा ये अवस्थाएं दी गई हैं। देखिए जीन पियाजे जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगर आपको डिटेल वाली वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। देखिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कितनी? 4 अवस्थाएं दी थी। तो इनकी जो पहली अवस्था थी कौन सी थी? संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर बोलते हैं। तो कैसी? ये पहली अवस्था थी जो कि 0 से 2 वर्ष के लिए थी। जो दूसरी थी प्राक संक्रियात्मक, वो कितने से कितने वर्ष के लिए थी? ये थी 2 से 7 वर्ष के लिए थी, जो कि दूसरी अवस्था है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। जो तीसरी थी जिसको बोलते हैं ठोस संक्रिया की अवस्था, या इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि 7 से 12 वर्ष के लिए थी। जो अगली स्टेज है, जो चौथी स्टेज थी, वो थी औपचारिक संक्रिया की अवस्था, या इसको अमूर्त संक्रिया की अवस्था भी बोलते हैं। तो ये कितने से कितने वर्ष के लिए थे? ये 12 से प्लस के लिए थे। तो ये कौन सी स्टेज हो गई? ये चौथी स्टेज हो गई। तो जीन पियाजे ने इस प्रकार से 4 स्टेज दी थी। लेकिन जीन पियाजे का मानना था कि जो औपचारिक संक्रिया की अवस्था है वो सबसे ज़्यादा शिक्षा के स्तर को प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चा इस एज में किशोरावस्था की ओर बढ़ चुका होता है। बच्चे टीन एज में होते हैं। तो स्टेनली हॉल ने भी बच्चे को बोला है जो किशोरावस्था होती है कैसी? तूफानी अवस्था होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं जो नए लोगों में, नए समाज में जाते हैं तो आसानी से समायोजित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें उच्च होता है। क्या उच्च होता है? बुद्धि लब्धि उच्च होता है, या शैक्षिक लब्धि, या सामवेगिक लब्धि, या आध्यात्मिक लब्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए कोई भी है वहाँ किसी भी समाज में जाके आसानी से क्या होगा? समायोजित हो जाएगा। तो कैसे होगा? क्योंकि उसका सामवेगिक लब्धि जो होगा वो क्या होगा? उच्च होगा। वो हर प्रकार के माहौल में खुद को ढाल लेता है, क्योंकि उसका सामवेगिक जो विकास होगा वो अधिक होगा। वो इमोशंस को ज़्यादा समझता होगा। तो कैसा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। तो हमको कथन दिया गया है, हमको बताना है ये कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है या किस विद्वान से ये संबंधित है। तो पढ़ते हैं कथन को अपने। कथन क्या है? सृजनात्मकता में पूर्ण अवस्था, आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन निहित है। तो हमको बताना है तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया गया है स्टेगनर कॉरवास्की के द्वारा। किसके? स्टेगनर एवं कॉरवास्की के द्वारा ये कथन दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कथन तो हमको याद करने पड़ेंगे, उनको थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन उनको हमें देखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का सीधा प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर पड़ते देखा गया है। यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि किस श्रेणी का निर्धारक है? तो हमको बताना है जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो किसका निर्धारक हैं। देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये हमारे, इनका जो प्रभाव है हमारे शरीर पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? हमारे शरीर पे पड़ता है। तो शरीर जो होता है वो हमारे व्यक्तित्व का विकास से इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है तो उनका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारे शरीर पे पड़ता है। तो देखिए सामाजिक निर्धारक इससे कोई लेना देना नहीं है। जैविक देखिए हमारे शारीरिक, जो हमारा शरीर संरचना होती है वो किस में आती है? जैविक में आती है, जैविक निर्धारक में आती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक में भी इसका लेना देना नहीं है, तो इसको हम सीधे कोरिलेट कर सकते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो हमारे शरीर से रिलेटेड होती हैं। शरीर किससे हो गया? जैविक निर्धारक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, स्कूल को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? तो स्कूल जो है किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? देखिए स्कूल क्या होता है? हमारे एक समाज की संरचना है। क्या है? हमारी सामाजिक टर्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? वहाँ पे जाते हैं, सीखते हैं, तो समाज के साथ अंतःक्रिया भी करते हैं। वहाँ बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, सीखते हैं समाज में कैसे रहना है, कैसे चीज़ों का अधिगम करना है। तो ये सब कैसी सामाजिक क्रिया होती हैं। तो सामाजिक निर्धारक इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक भी नहीं होगा, आर्थिक भी नहीं होगा, और जैविक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, व्यक्तित्व का आकारात्मक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? तो हमको बताना है जो आकारात्मक मॉडल था उसका प्रतिपादन किसने किया है। तो उसका प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने इसका प्रतिपादन किया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आकारात्मक मॉडल था ये क्या था? देखिए जो सिगमंड फ्रायड थे, इनका जो आकारात्मक
मॉडल था, इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मन को क्या बोला था, चेतन मन बताया था, अचेतन मन बताया था और अर्धचेतन मन बताया था। इन तीनों को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो, इसको हम इदम बोलते हैं, अहम बोलते हैं और परम अहम बोलते हैं, तो इनको इस टर्म में इन्होंने डिफाइन किया था। देखिए इसके लिए जो सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत था या इनका मॉडल था, इसको हम इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए डाल देंगे, जिसके जरिए से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मुर्रे भी नहीं होंगे, आलपोर्ट भी नहीं होंगे और युग भी नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सिगमंड फ्रायड ने। देखिए मुर्रे ने कौन सा दिया था, मुर्रे ने टेट दिया था, किसका, व्यक्तित्व मापन करने के लिए क्या दिया था, टीएटी, टेट दिया था। इसके अलावा जो आलपोर्ट थे, आलपोर्ट ने क्या किया था, आलपोर्ट को हम व्यक्तित्व का जनक मानते हैं, क्या मानते हैं, व्यक्तित्व का इनको जनक मानते हैं। अगले हैं युग, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। ये कौन थे, ये सिगमंड फ्रायड के कौन थे, स्टूडेंट थे। कौन थे, सिगमंड फ्रायड के स्टूडेंट थे, इन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, अधिगम सर्वोत्तम कब होगा, हमको बताना है। तो अधिगम जो है सर्वोत्तम कब होगा, हमको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो अधिगम जो होता है सर्वोत्तम तभी होता है जब हमको अभिप्रेरणा मिलती है, कैसी, आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि भी नहीं होगा, अनुशासन भी नहीं होगा, अभिवृत्ति भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। देखिए मोटिवेशन दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, बाह्य और आंतरिक। तो इसका करेक्ट आंसर अभिप्रेरणा होगा। और अभिप्रेरणा में भी आंतरिक अभिप्रेरणा जब होती है तो अधिगम क्या होता है, सर्वोत्तम होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, शिक्षण की प्रकृति के संदर्भ में असत्य है, हमको असत्य बताना है। तो हमको कुछ कथन दिए गए, इनमें बताना है कौन सा असत्य है, तो असत्य वाले को चूज करना है। तो शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, अंतः प्रक्रिया होती है। शिक्षा एक उपचार विधि है, बिल्कुल सही बात है, शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं, उपचार करते हैं। शिक्षा कला और विज्ञान दोनों ही है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक अतार्किक क्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा, शिक्षण कैसे तार्किक क्रिया है। तो हमको असत्य बताना है, तो असत्य डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, एनसीएफ 2005 का विस्तृत रूप बताना है। तो एनसीएफ 2005 जो कि 2005 में दिया गया था, इसका विस्तृत रूप कौन सा होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए जो प्रश्न संख्या 20 है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग स्वर्णपथ है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये कथन स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग स्वर्णपथ है। तो क्या अधिगम करने के लिए जो अप्रेरणा का रास्ता होता है, जो आंतरिक हमको अप्रेरणा मिलती है, इसको इन्होंने क्या बोला था, स्वर्ण पथ बताया था, सोने का रास्ता बताया था। तो ये कथन किसका था, स्किनर का था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, हमको बताना है। तो गार्डनर के देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इसकी हमने डिटेल वाली वीडियो सीटेट की क्लास पढ़ी हुई है, उनमें जाके आप देख सकते हैं। इसमें हमने गार्डनर का जो सिद्धांत है उसको डिटेल में बताया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, तो उसमें कौन कौन से थी, भाषाई बुद्धि भी थी, प्रकृतिवादी बुद्धि भी थी, अस्तित्ववादी बुद्धि भी थी। तो हमको नहीं वाला बताना है, कौन सा टर्म इसमें से नहीं था। तो घटकी बुद्धि ये नहीं थी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निगेटिव का कैंसर निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी घटकी बुद्धि करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22, यदि किसी बच्चे में पा तथा फा, वा तथा बा में अंतर करना कठिन होता है, देखिए कैसा, इसको पढ़ने में असफलताएं हो रही हैं। पा को क्या पढ़ रहा है, फा पढ़ रहा है, और वा को बा पढ़ रहा है, तो उसमें किसके लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए जो ये अधिगम विकार होते हैं, इनकी हमने डिटेल वाली वीडियो बनाई है, उसमें आके देख सकते हैं। अगर आपने एक बार वो वीडियो देख ली तो आपका क्वेश्चन जो अधिगम विकार है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी से बचकर नहीं जाने वाला है, तो उसको जाके ज़रूर देखिए, वहाँ से आपका 1 नंबर आप श्योर कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे दिखाएंगे हमने किस प्रकार से उसमें याद किया था। देखिए जो पहला है डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, लक्स आता है, LEX लक्स आता है, तो लेकिन इसको हम डिसलेक्सिया पढ़ते हैं। तो लक्स को हम कोरिलेट करेंगे लक्स साबुन से, जिसको कि सबने यूज़ किया था। तो लक्स साबुन की जो स्पेलिंग होती है LUX। तो बच्चा लक्स को लक्स ना पढ़ के कैसा पढ़ता है,
लुक्स पढ़ता है। क्या पढ़ेगा? LUX को लक्स ना पढ़ के लुक्स पढ़ेगा। तो पठन से संबंधित ये विकार हो जाता है। किससे संबंधित? पठन से संबंधित विकार हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, पा को फा पढ़ रहा है और बा को बा पढ़ रहा है, तो पठन से संबंधित विकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो अगले हैं वो भी हमने अपनी वीडियो में बताए हुए, उनको जाके आप देखिए। डिस्ग्राफिया, देखिए ग्राफ पे क्या करते हैं बच्चे, लिखते हैं, तो लेखन से संबंधित हो जाएगा। अगला है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया को हमने कैलकुलेटर से कोरिलेट किया है, तो ये गणना से संबंधित विकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पठन से संबंधित विकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 24, दिवा स्वप्न देखना या डे ड्रीम एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है हमको बताना है। तो अवसारी चिंतन नहीं होगा, सृजनात्मक चिंतन नहीं होगा, सवाली चिंतन हो जाएगा। कैसा? सवाली चिंतन इसका आंसर हो जाएगा। कैसा है ये? डे ड्रीमिंग, दिन में स्वप्न देखना। तर्कड़ का भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, CCE का पूर्ण रूप बताना है। तो किसका? CCE का पूर्ण रूप बताना है, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन जिसको बोलते हैं। तो इसका क्या, इसका जो पूर्ण रूप है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए जितने भी क्वेश्चन है उनका हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो हर एक जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, हमने कोशिश की है हर तरफ से जो अच्छे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों का संग्रह आपके सामने हमने दिया है। तो इनको देखिए और यहाँ से आपका निश्चित तौर पे 1 से 2 सवाल 100% आएंगे। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।